वर्कशीट नंबर 5 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के बच्चों। व्यापार से साम्राज्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन जानकारी लेते हैं बच्चों इसके बारे में। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। कौन थे बच्चों? औरंगजेब। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी अक्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, यानी जो बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी बच्चों। 18वीं सदी के आखिर तक बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक शक्ति उभरने लगी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल कर लिया। चार्टर या इजाज़तनामा बच्चों हासिल कर लिया। इंग्लिश में चार्टर कहा जाता है, हमारे यहाँ देखा जाए तो इजाज़तनामा, यानी व्यापार करने का इजाज़तनामा किससे ले लिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ले लिया। किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर ये चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच और पुर्तगाल को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इस जगह का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाल ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था बच्चों। किसने बना लिया था? पुर्तगालियों ने। कहाँ पर बना लिया था? गोवा में। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। कहाँ थी? यूरोप के बाज़ारों में हमारी बहुत सारी चीज़ों की काफ़ी ज़बरदस्त मांग थी बच्चों। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। भारत में भी इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी और मुनाफा घटने लगा। बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। तो बच्चों लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। वहाँ के या इंडिया के जो शासक थे उनसे भी इनका टकराव होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे। तो राज्य का मुनाफा कम होने लगा, जिसकी वजह से स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव शुरू हो गया। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई। कब की गई बच्चों? हुगली नदी के किनारे पर 1651 ईस्वी में, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, निर्यात होने वाली चीज़ों को एकत्रित किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया बच्चों। तो कलकत्ता कैसे बना? कालीकाता से बच्चों कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता। अब इसे क्या कहा जाता बच्चों? अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कोलकाता इसको कहा जाता बच्चों।
कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। केवल ये अधिकार जो है कंपनी को मिला था, अफसरों को नहीं था, निजी व्यापार के लिए अफसरों को नहीं मिला था, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। तो उन्होंने भी ये ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे राजस्व वसूली थी, टैक्स था जो, वो कम हो गया। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। नवाब का जो ये बंगाल का जो नवाब था बच्चों, मुर्शिद कुली खां, उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे आगे चल कर के भयंकर परिणाम निकले। तो वो अगली नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। प्रश्न 1 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार अथवा चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? क्या फ़ायदा मिला बच्चों? तो ये चार्टर अथवा इजाज़तनामा इसने महारानी से लिया था। तो इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया और एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी, और इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर उन्हें बेच सकती थी। बच्चों ये वाला आप इसमें लिखेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा पहले का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को व्यापार यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वो यूरोप ले जाकर बेचते थे? यूरोप के बाज़ार में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इस तरह की चीज़ें थी। सूती कपड़े काफ़ी मशहूर थे, यहाँ तक कि महारानी जो थी वो भी सूती कपड़े, भारत के सूती कपड़े पहनती थी। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इन चीज़ों को ले जा कर के यूरोप के बाज़ार में बेचना चाहते थे। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन चीज़ों की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लग गया। इस तरह से मुनाफा कम हो गया बच्चों। तो ये वाले दोनों पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 2 में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।